चलिए, तो हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। एक के बाद एक कई वीडियोस आएंगे इस पर। इंडियन क्लाइमेट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आपकी स्क्रीन्स पर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से बात शुरू करेंगे, फिर हम प्लानिटरी इवेंट्स पर जाएंगे, मॉनसूनल थ्योरीज़ पढ़ेंगे। मॉनसूनल थ्योरीज़ में आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे अल नीनो और ला नीना, उस पर बात करेंगे। देन विल बी मूविंग टूवर्ड्स मॉनसूनल एडवांस होता है, मॉनसून आगे बढ़ता है, मॉनसून रुक जाता है, ब्रेक होता है, मॉनसून वापस चला जाता है, रिट्रीट होता है, और कुछ कंसेप्ट्स एडवांस लेवल के जैसे जेट स्ट्रीम्स। ये सारी बातें ब्रॉडली हम करने वाले हैं। हम पहली चीज़ से शुरू कर रहे हैं, चूँकि अगर हमें भारत का मॉनसून पढ़ना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि हम थोड़े ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ें, जैसे एटमॉस्फेयर के बारे में जानें, सतह पर चल रही हवाओं के बारे में जानें। तो हम जो पहली शुरुआत कर रहे हैं, हम एटमॉस्फेयर के बारे में ही जानना शुरू करते हैं। दिस वुड बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर, इंडियन क्लाइमेट पार्ट 1, एंड दिस पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद वाले पार्ट में हम ग्लोबल विंड्स पे बात करेंगे। अब एटमॉस्फेयर से हम समझते क्या हैं। वाइट कलर की लाइन आपको दिख रही है, हमारी अर्थ है। इसके ऊपर हम ऐसे खड़े हुए हैं, इसलिए मैंने पेड़ बना रखा है। तो थोड़ा और जूम कर देता हूं मैं, कुछ इस प्रकार। अब जैसे अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर होता है, हम ये सब समझते हैं। अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर मतलब जैसे अगर मैं यहाँ से जेसीबी की खुदाई शुरू करूँ और नीचे की तरफ जाऊँ, तो पहला हिस्सा क्रस्ट है, दूसरा हिस्सा थोड़ा सेमी सॉलिड एस्थेनोस्फियर आ जाएगा, फिर थोड़ा सॉलिड मेंटल आ जाएगा, फिर लिक्विड कोर आ जाएगा, फिर सॉलिड कोर आ जाएगा। मतलब अर्थ की जो अंदरूनी बनावट है वो एक सी नहीं है, कहीं सॉलिड, कहीं लिक्विड, कहीं सिलिका, कहीं मैग्नीशियम, कहीं आयन, कहीं निकल। तो इस प्रकार से बनावट कैसी है अंदरूनी, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। हमने अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स पर कई बार बात करी है, लेकिन आज हम थोड़ी अलग बात कर रहे हैं। आज हम अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर मतलब क्या? ये हमारी अर्थ है, इसके आजू बाजू जो गैस का एनवलप है, जो यहाँ आपको अलग अलग रंगों से डॉटेड लाइन से दिख रहा है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है। तो क्या अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर भी कुछ है? हाँ, अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर स्पेस है। तो भगवान हो सकते हैं, ठीक है, सूरज हो सकता है, तारे हो सकते हैं, चंदा हो सकता है। जो भी एटमॉस्फेयर के बाहर है दैट इज नोन एज आउटर स्पेस। सैटेलाइट्स घूम सकती हैं, ये हमारा आउटर स्पेस है। हमारा एटमॉस्फेयर राउंड अबाउट अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर तक का है। लेकिन जैसे अर्थ का इंटीरियर एक सा नहीं है। जब आप अर्थ के इंटीरियर में जाएंगे तो क्या एक सी बॉल दिखेगी क्या आपको अंदर कि लोहा ही लोहा है या पत्थर ही पत्थर है? नहीं, मामला बदलता रहता है। पहले 35 किलोमीटर कठोर पत्थर हैं, लेकिन उसके बाद पिघले हुए पत्थर हैं, एस्थेनोस्फीयर। और नीचे जाएंगे तो सॉलिड पत्थर हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से बने हुए। और नीचे जाएंगे तो निकल और आयन से बना हुआ लिक्विड है। मतलब अर्थ के इंटीरियर में जाने पर मामला बदलता जा रहा है, कभी सॉलिड लिक्विड मटेरियल बदलता जा रहा है। तो अर्थ का स्ट्रक्चर हम कहते हैं यूनिफॉर्म नहीं है। ऐसे अर्थ से जब मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो भी मामला एक सा नहीं है, मामला बदलता जाएगा। गैसेस का घनत्व, डेंसिटी बदलेगी, गैसेस का कंपोजिशन बदलेगा, टेम्परेचर बदलेगा, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी ठंडा, ऐसा नजर आएगा। मतलब कि अर्थ का जैसे इंटीरियर स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं है, ऐसे ही अर्थ का एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर तक हमें नजर आता है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। क्या क्या चीजें हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर कैसा है? जैसे अर्थ के इंटीरियर से बार बार एनालॉजी लूंगा। अर्थ के इंटीरियर में पहली सतह क्रस्ट है, दूसरी सतह मेंटल है, तीसरी सतह कोर है। ऐसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी हमने अलग अलग सतह बना दी है। क्या है देखते हैं, थोड़ा जूम करते हैं और समझते हैं इस बात को। रेड कलर से कुछ मैं ब्लिंक करूंगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। अर्थ की क्रस्ट तो वाइट कलर से ही है। इसके ऊपर जब मैं जाता हूं तो इसके ऊपर लगभग 12 किलोमीटर तक का इलाका, ये जो रेड कलर बना है, ये जो ब्लिंक हो रहा है, ये वाला जो इलाका है अर्थ के क्रस्ट से 12 किलोमीटर ऊपर, इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ये जो ट्रोपोस्फियर है, इसके कुछ खास फीचर्स हैं जो मैं अभी आपको
कुछ अगली स्लाइड्स में इस प्रकार बताऊंगा ट्रोपोस्फियर। अभी तो आप बस देखिए कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है एटमॉस्फेयर का। तो वापस से एक बार और ब्लिंक करा लेते हैं कि ये जो लाल लाइन यहाँ डिस्प्ले में कर रहा हूँ, लेट मी और ब्रॉडन कर रहा हूँ, ये लाल लाइन, तो अर्थ के सरफेस से 12 किलोमीटर ऊंचे आप चले जाइए तो जो एटमॉस्फेयर की पहली लेयर है इसी को हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में। फिर ट्रोपोस्फियर से भी ऊपर चले जाइए, मतलब अर्थ के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर ये वाला इलाका जो यहां ग्रीन डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है, जिसको मैं रेड ब्लिंकिंग लाइन बना दिया हूं, इसको हम कहते हैं अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर कि आप स्ट्रेटोस्फियर पे आ गए। स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन भरी पड़ी है, क्या करेगी, क्या प्रभाव डालेगी देखेंगे। फिर आप और ऊपर चले जाते हैं तो मान लीजिए आप पहुंच गए 80 किलोमीटर ऊपर, ये वाली जो येलो डॉटेड लाइन्स है जिसे मैं रेड कलर से कंबाइन कर रहा हूं, लिंक कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं। अब आप पहुंच गए मेसोस्फियर के इलाके में, तो ये अर्थ के एटमॉस्फेयर का मेसोस्फियर का इलाका है। यहां भी कुछ खास बातें होती हैं। आपने कई बार एक मन्नत मांगी होगी टूटते हुए तारे को देखकर। वो जो तारा टूटता है, जलता है, वो इसी लेयर में जलता है, मेसोस्फियर। कैसे क्या देखेंगे आगे। और जो बाहरी मोस्ट लेयर है, आप पहुंच गए हैं थर्मोस्फियर कह लीजिए या आयोनोस्फियर कह लीजिए, जो लगभग 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर के इलाके में अर्थ के एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर। दिस इज थर्मोस्फेयर। क्या कैरेक्टरिस्टिक है देखेंगे। और इसके अगर और ऊपर जाएंगे थर्मोस्फेयर के ऊपर तो फिर वो कहलाता है आउटर स्पेस। वहाँ सैटेलाइट घूमेगी, वहाँ पर सूरज चंदा तारे होंगे और हो सकता है वहाँ आपको ईश्वर भी मिल जाए। ठीक, तो ये हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का एक स्ट्रक्चर था। इसी को मैं थोड़ा शेड करूँगा ताकि आप समझ पाएँ कि क्रस्ट से ट्रोपोस्फियर कहाँ तक है, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, थर्मोस्फियर कहाँ तक है। So bear with me for a few seconds. I like to shade it out. ये जो लाइट ब्लू कलर से मैंने बताया, दिस इज ट्रोपोस्फियर। एक और शेड करेंगे, एक और क्या, हम अभी और शेड्स करेंगे। ग्रीन कलर से अगर मैं जोड़ दूं तो ये जो अब इलाका बन रहा है ये स्ट्रेटोस्फियर का इलाका बन रहा है। तो दिस इज स्ट्रेटोस्फियर, ग्रीन वाला। और ऊपर चले जाएंगे तो अब हम येलो कलर से जोड़ देते हैं। दिस इज द रीजन ऑफ मेसोस्फियर। और ऊपर चले जाते हैं, अब हम वापस ग्रीन कलर से जोड़ देते हैं। उप्स, इतना नहीं जोड़ना है, ठीक। दिस इज द रीजन ऑफ थर्मोस्फियर। तो देखा आपने कैसे आपका अर्थ का इंटीरियर भी पढ़े होंगे, वहाँ भी स्ट्रक्चर होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी स्ट्रक्चर है। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर। एक एक करके हर एटमॉस्फेयर की लेयर उठाएंगे और उस पर बात करेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पहले ही बना दिए ताकि और वक्त ज़ाया ना हो। आप देख पा रहे हैं ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। कुछ आंकड़े भी लिख रखे हैं। क्रस्ट से 12 किलोमीटर गए तो ट्रोपोस्फियर, 12 किलोमीटर के और ऊपर चले जाओ, क्रस्ट से मेजर करोगे तो 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फियर। यहीं का ऊपरी भाग ओजोन है, O3 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 बना रखा है स्ट्रेटोस्फियर का। बीच वाली चीज़ मेसोस्फियर 80 किलोमीटर तक, 80 के ऊपर 400 किलोमीटर तक थर्मोस्फियर। समझते हैं क्या क्या गुण हैं इन लेयर्स के जो हम प्रमुखता से डील करते हैं। जिस लेयर में हम सांस लेते हैं, यहाँ पेड़ बना देता हूँ ये बताने के लिए कि हम यहाँ खड़े रहते हैं। ये जो लेयर है बॉटम मोस्ट लेयर ट्रोपोस्फियर, जिसकी औसत हाइट पूरी पृथ्वी के सरफेस से ऊपर तो 12 किलोमीटर पे नहीं मिलेगा, कहीं पर 12 तक जाएगा, कहीं पर 18 तक जाएगा,
कब कहाँ जाएगा करेंगे उस पर बात आगे। अभी औसत मानिए कि औसत 12 किलोमीटर ऊपर सरफेस से यू हैव ट्रोपोस्फियर। अब इसका गुण क्या है? इसका गुण यह है कि जैसे जैसे आप ट्रोपोस्फियर में ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर्स कम होते चले जाते हैं। और ये आपने अनुभव भी करा होगा। कैसे? जैसे आप इंदौर में हैं, मान लीजिए ये आप इंदौर में हैं, लेकिन आप इंदौर से पंचमढ़ी चले गए तो आपको ठंडक लगेगी। लेकिन आप पंचमढ़ी से शिमला चले गए तो आपको और ठंडक लगेगी। शिमला से आप गंगोत्री चले गए, आप जम जाएंगे। मतलब जैसे जैसे पहाड़ों पे हम ऊपर जाते हैं हम सबको समझ आता है कि टेम्परेचर्स कम होते हैं। टेम्परेचर कम होने का कारण क्या है पहाड़ों पर? ठीक है, उस पर बात करते हैं कि भाई ये टेम्परेचर कम क्यों होते हैं पहाड़ों पर। हमारे पहाड़ है, हम ऊपर जा रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है। वाई? लेट अस सी। देखो क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोस्फियर है इसके निचले स्तर पर ये जो मैंने बड़े येलो डॉट्स बना रखे हैं ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। ग्रीन हाउस गैसेज मतलब वाटर वेपर H2O या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेज मतलब क्या? ऐसी गैसेज जो हाई एनर्जी वेव्स को पास तो होने देती है, रोक नहीं पाती है, इसलिए पास होने देती है कि यहाँ से हाई एनर्जी वेव्स आई ऐसे तेज़ी से, तो ये हाथ मान लो मेरा ग्रीन हाउस गैस है, ये इसे रोक नहीं पाएगा और ये वेव्स जो एनर्जी है ये इस हाथ को पास करके आगे चली जाएगी, यहाँ पे चली गई। अब ये बार बार जब वेव पास हो रही है, जैसे यहाँ पर एक और बड़ा येलो डॉट बनाता हूँ मैं, ये वाला, ये रोक नहीं पा रहा है, तो इस कारण से सूरज से जो हाई एनर्जी वेव्स आ रही हैं ये इसे आराम से पास कर पा रही हैं। ये येलो डॉट कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, मीथेन हो सकता है, वाटर वेपर हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, ये ग्रीन हाउस गैसेज है। तो ये पास कर दिया एनर्जी ने, कहाँ पे गई? हमारी सरफेस पर, पृथ्वी के, पृथ्वी की सतह को गर्म कर रहे हैं। गर्म करते करते नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी खुद एक हीट का सोर्स बन गई, क्योंकि अब वो भी गर्म हो गई है तो वो भी हीट एनर्जी एमिट कर रही है। वो मैंने ग्रीन एरोज से बनाई है। जो हमारी ग्रीन हाउस गैसेज मौजूद हैं येलो कलर की डॉट्स वाली, ये क्या करेंगी? इनका स्वभाव है कि हाई एनर्जी वेव्स को तो जाने देती है लेकिन छोटे आदमी को रोक लेती हैं। छोटे आदमी को हर कोई परेशान कर लेता है, हर कोई रोक देता है, तो छोटे आदमी को रोक देती हैं। मतलब ये जो लो एनर्जी ग्रीन कलर की वेव्स अर्थ के सरफेस के हीट अप होने के कारण निकल रही हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बोलती है रुको, तुम्हें नहीं जाने देंगे, बैठो। कुल मिला के ये गैसेज ट्रैप कर लेती हैं किसे? लो एनर्जी वेव्स को। जो ग्रीन एरो से मैंने बनाया, दीज आर लो एनर्जी वेव्स। तो अब ये एनर्जी बाहर नहीं जा पा रही है, वहीं पर अर्थ के सरफेस के निकट ही ट्रैप हो गई है, तो टेम्परेचर्स बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पर? जहां जहां पर ग्रीन हाउस गैसेज अर्थ के सरफेस के करीब मौजूद हैं। तो इन इलाकों में ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा मैंने ज़्यादा बताई है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम है। पहाड़ों में ऊंचाई पर ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस भारी गैसेस होती हैं। भारी गैसेस होने के कारण वो पृथ्वी के सरफेस के करीब होंगी, ऊंचाई पर कम होगी। ऐसा नहीं बोल रहा है कि एक भी मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, मिलेगा पर कम मिलेगा। तो चूंकि जहां ज्यादा मात्रा में गैसेस, वहां ज्यादा मात्रा पे ग्रीन कलर की लो एनर्जी वेव्स ट्रैप हो जाएंगी, मतलब अर्थ के सरफेस के करीब हाई टेम्परेचर्स। और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे इन ग्रीन वेव्स को ट्रैप करने वाली गैसेस येलो कलर की कम है, ग्रीन हाउस गैसेस, तो फिर कम गर्मी लगेगी आपको ऊंचाई पर, क्योंकि ऐसी गैस ही नहीं थी जो हीट एनर्जी को ट्रैप कर पाए। हीट एनर्जी तो नीचे ही ट्रैप हो गई है, क्योंकि नीचे गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसलिए पहाड़ों में नीचे गर्मी लगेगी, लेकिन ऊपर चले जाएंगे तो ठंड लगेगी, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बहुत कम हो गई है। इसी को मैंने यहाँ पर टेम्परेचर के साथ भी दर्शाया है। वही डायग्राम है जो पहले आपको बताया। जैसे हमारे सरफेस पर 27 डिग्री है, लेकिन हम जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रहे हैं 12 किलोमीटर की तरफ, आप देख रहे हैं टेम्परेचर यहाँ 0 हो गया, -5 हो जाएगा, -10, और 12 किलोमीटर पे लगभग -60 पहुँच जाएगा। आप ये देख पा रहे हैं। ये हमारी पहली लेयर है, इसे हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है वेदर पर्सपेक्टिव से, बरसात के पर्सपेक्टिव से, ह्यूमिडिटी के पर्सपेक्टिव से। आगे और बातें करते हैं हम। मान लीजिए हम पहुंच गए ऊपर -60 डिग्री पर,
लेकिन इसके ऊपर जब गए तो पता है क्या नतीजा मिला? इसके ऊपर जब हम गए 12 किलोमीटर के ऊपर तो टेम्परेचर बढ़ने लगे। अब जब 12 किलोमीटर के ऊपर टेम्परेचर बढ़ने लगे तो दो सवाल आए कि भाई ये टेम्परेचर बढ़ क्यों रहा है, और दूसरा सवाल अब तो मामला बदल गया है तो नई लेयर का भी नाम देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक से मामले के लिए एक लेयर कि भाई ऊपर जाने पर टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं ट्रोपोस्फियर में, तो हमने उसको ट्रोपोस्फियर कहा। लेकिन अब ऊपर जाने पर टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं तो हम बोलेंगे यार अब ट्रोपोस्फियर नहीं कहेंगे, आप कुछ और कह लो उसको। क्यों? क्योंकि मामला बदल गया है, कंडीशंस बदल गई हैं। चूंकि बदली हुई कंडीशंस इसलिए एक बदली हुई लेयर, इस पूरी लेयर का हमने नाम दिया है स्ट्रेटोस्फियर। ये 12 से 50 किलोमीटर की हाइट पर मिलती है। पहले सवाल पर आते हैं, ऐसा क्या हो गया 12 किलोमीटर के ऊपर जाने पर कि अब टेम्परेचर बढ़ने लग गए? यहाँ तक तो टेम्परेचर कम हो रहे थे, अब टेम्परेचर क्यों बढ़ने लग गए? तो उसके लिए ये देखना पड़ेगा कि 12 से 50 का जो ऊपरी भाग है, स्ट्रेटोस्फियर का जो ऊपरी भाग है, वहाँ क्या है? वहाँ एक गैस भरी पड़ी है, उसका नाम है ओजोन, O3। मैं सुपर सिंप्लीफाई करके समझा रहा हूँ कि ये O3 क्या प्रभाव डाल रही है इलाके में। देखते हैं। O3 पे जब सूरज की तेज किरणें हिट करेंगी, हाई एनर्जी वेव्स, ये ना O3 को तोड़ के रख देती है। कैसे? कुछ इस प्रकार। अब ये जो हाई एनर्जी है, ये इसलिए हाई एनर्जी है क्योंकि दीज आर एक्चुअली अल्ट्रावायलेट रेज, बहुत हाई एनर्जी। O3 स्किन पे पड़ जाए तो स्किन के सेल्स को तोड़ के रख दे, स्किन कैंसर कर देती है। लेकिन इतनी एनर्जी कौन झेल लेता है ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में? O3 झेल लेता है, वो O2 और O में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो वेव्स अब आगे जाएगी ओजोन के बाद नीचे ट्रोपोस्फियर में ऐसे, तो अब इनकी एनर्जी कम होगी। अब ये हमारी स्किन पर भी पड़ेगी, तो ये मान लो हमारी स्किन है, तो इस पर भी अगर पड़ेगी तो इतनी एनर्जी के साथ नहीं आएगी क्योंकि एनर्जी तो O3 ने एब्जॉर्ब कर ली और O2 और O में टूट गया। लेकिन रात को तो ये ग्रीन वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज सन से आ रही थी ये नहीं आएंगी क्योंकि सूरज नहीं है रात को इस इलाके में, जिस भी इलाके में सुबह है। नतीजा ये होगा कि O2 और O वापस जुड़ जाएंगे और O3 में तब्दील हो जाएंगे इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। फिर सुबह सूरज आएगा तो वापस O3 टूट जाएगा, O2 और O में मतलब एनर्जी ले लेगा, नीचे कम एनर्जी की वेव्स हमारी स्किन तक पहुंचेगी और स्किन कैंसर होने की संभावना कम हो जाएगी, जीवन जीने लायक रहेगा। ये O3 है। लेकिन बात ये हो रही कि O3 ना एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ना, जो चीज़ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, ये जो हाई एनर्जी वेव्स आ रही थी सन से अल्ट्रावायलेट, O3 उन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है। चूंकि इन्हें एब्जॉर्ब कर रहा है, ये खुद गर्म हो जाएगा ना। मतलब मैं ऐसा भी तो कह सकता हूं कि ये जो पूरा इलाका है ये हीटअप हो जाएगा। एक हाइलाइटर से बनाते हैं इसको, ये हीटअप हो जाएगा। एक प्रकार से भट्टी चल रही है O3 की यहां पर। अब देखो क्या होगा, अब आप जब ट्रोपोस्फियर से ऊपर ऊपर आ रहे हो तो यहां पर अब आप एक भट्टी के पास आ रहे हो। जब आप भट्टी के पास आ रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ेंगे ही ना। इसलिए जब आप 12 किलोमीटर पार करते हो, आप भट्टी के पास आ रहे हो, तो टेम्परेचर आप देख रहे हैं यहाँ बढ़ते हुए। अभी इस कांस्टेंट टेम्परेचर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए आप, पर इन जनरल द ट्रेंड इज कि 12 किलोमीटर तक टेम्परेचर कम हो रहे थे क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस का प्रमुख प्रभाव था। लेकिन 12 के बाद जो प्रमुख प्रभाव है वो O3 का है, ओजोन गैसेस का है, और वो एक भट्टी के तौर पर जल रहा है यहाँ पर। तो भट्टी के पास जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेंगे। तुम देख रहे हो -60 था, -60 से लगभग 0 पहुंच जाओगे जब ओजोन पे जाओगे। तो -60 जैसी भयावह ठंडी से 0 डिग्री की ठंडक, पसीने पसीने हो जाओगे। मतलब टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं। इस लेयर को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। और एक और बात, जो बादल होते हैं, बरसात वगैरह बादल, वो सब ना हमारे ट्रोपोस्फियर तक सीमित है क्योंकि वाटर वेपर इतना ऊपर आए ऐसी रेयर संभावना है। तो जो ट्रोपोस्फियर का निचला इलाका है यहाँ आपको बादल नहीं मिलेंगे। तो पता है आपके लिए बहुत अच्छा मौका है प्लेन उड़ाने के लिए। मछली नहीं है, हाँ, प्लेन उड़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह ढूंढ रहे थे ऊंचाई पर
जहाँ बादल ना हो वो आपको यहीं मिलेगी। ये सब ग्रीन हाउस गैसेज में वाटर वेपर भी होगा, तो बादल यहाँ बनेंगे, प्लेन उड़ाओगे तो टर्ब्यूलेंस आ जाएगा, हिलेगा, लोग मारेंगे पायलट को। ऐसा ना हो इसलिए पायलट ऊंचा प्लेन उड़ाएंगे। कहाँ पर? ट्रोपोस्फियर के ऊपरी हिस्से में या स्ट्रेटोस्फियर के निचले हिस्से में। वहाँ नहीं चले जाना है O3 में, ओजोन है वहाँ, इतना ऊपर नहीं उड़ता प्लेन। तो आई होप आपको ये दोनों लेयर समझ आई होंगी, ट्रोपोस्फियर और ओजोन या स्ट्रेटोस्फियर। और ऊपर जाते हैं इससे, जब आप 50 किलोमीटर के और ऊपर चले जाएंगे 80 किलोमीटर तक, तो जो लेयर है आपकी, ये आपकी लेयर है मेसोस्फियर की लेयर। मेसोस्फियर की लेयर में कुछ खास बात है, आप भट्टी से दूर जा रहे हैं, देखो जरा, ये भट्टी थी, अब आप इससे दूर 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 ऊंचाई पर जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर्स कम होंगे। देखा आपको, जब मैं ऊपर जाने लगा तो टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि गर्म इलाके से दूर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं ना, तो टेम्परेचर्स कम हो रहे हैं। ये टेम्परेचर का एक्स एक्सिस है, तो आप 0 डिग्री से शुरू करे थे, ऊपर ऊपर गए आप, तो आप देख रहे हैं टेम्परेचर 0, -60, -80। मेसोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर। ये जो ग्रीन बार जा रहा है ये टेम्परेचर को दर्शा रहा है, मैं ये भी मेंशन कर देता हूं यहाँ। तो दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, विच इज दिस लेयर? मेसोस्फियर, 50 से 80। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेजेंट तो हैं ऐसे गैस मॉलिक्यूल्स, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है, बहुत ही कम, ये ऐसे रेयरली पर मौजूद हैं। हाँ, आगे यहाँ पर मैंने मीटियोर बनाया है। अब ये क्या चीज़ है? जो थर्मोस्फियर मतलब हमारा एटमॉस्फेयर का अंतिम छोर, इसके ऊपर स्पेस आ जाता है, स्पेस में प्लैनेट्स वगैरह हैं, प्लैनेट्स का मलबा, एस्ट्रॉइड्स भी हैं, जो प्लैनेट्स का मलबा कहलाता है, जो किसी भी दिशा में कहीं भी निकल पड़ते हैं, और एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा कहलाता है मीटियोरॉइड। आखिरी में डी फॉर डेली है, मीटियोरॉइड्स। तो स्पेस में ऐसे ना मीटियोरॉइड्स घूमते रहते हैं। कभी कभी वो मीटियोरॉइड ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं, जैसे ये, उप्स, ये मीटियोरॉइड रहा होगा क्योंकि एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा है। एस्ट्रॉइड का एक टुकड़ा मीटियोरॉइड कहीं भी घूमता रहता है ये, तो ऐसा हो सकता है ऐसे घूमते घूमते अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाए। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ऐसे आता है, तो ये जब मेसोस्फियर में आता है तो इसको गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो इसके ऊपर नहीं मिलते क्या? नहीं मिलता है। ये वाला आयंस का रीजन है। कैसे बनेंगे, आएंगे थोड़ी देर बाद इस पर इसको पहले मॉलिक्यूल्स यही मिलते हैं, और ये इतना तेजी से आता है कि ये जो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल्स हैं इनकी कम मात्रा पे इसकी स्पीड भारी पड़ जाती है, और फ्रिक्शन इतना जोर का जनरेट होता है कि ये जल जाता है, और एक टूटते हुए तारे, जलते हुए तारे जैसा दिखता है। और फिर आप आंख बंद करके बोलते हैं कि विश मांग लो, पूरी हो जाएगी। वो बेचारा जल गया, राइट। तो इसी को, ये जो जलता हुआ मीटियोरॉइड का टुकड़ा है मेसोस्फियर में, इसी को हम कहते हैं मीटियोर। तो मीटियोर्स कहाँ जलते हैं? मेसोस्फियर में जल जाते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत बड़ा रहा हो और पूरा जल ना पाए, तब ये पूरे एटमॉस्फेयर को पार करता हुआ, स्ट्रेटोस्फियर को पार करता हुआ, ट्रोपोस्फियर को पार करता हुआ अगर पृथ्वी के सरफेस पे हिट कर गया तो ये कहलाएगा मीटियोरॉइड। आखिरी में टी फॉर टेलीफोन बोला है मैंने। तो यू हैव मीटियोरॉइड जो सरफेस पे पहुंच रहा है, जो मेसोस्फियर में जल रहा है वो मीटियोर, और जो स्पेस में प्लैनेट का एक टुकड़ा घूम रहा है वो एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड का टुकड़ा मीटियोरॉइड, डी फॉर डेली मीटियोर, टी फॉर टेलीफोन, मीटियोरॉइड। तो अभी हम मेसोस्फियर की बात कर रहे हैं। मेसोस्फियर में जो एस्टेरॉइड का टुकड़ा जलता है दैट इज नोन एज मीटियोर। क्यों जलता है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी गति बहुत तेज है। दिस इज द कूलेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, मेसोस्फियर। और ऊपर आ जाते हैं। अब जब आप 80 के ऊपर जाते हैं थर्मोस्फियर में, अब यहां पे क्या होता है? अति हाई एनर्जी सन की रेस पहुंच रही है कि सूरज और पास हो गया आपके, कोई मॉलिक्यूल ही एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इतनी हाई एनर्जी है, जो एटम है उसको तोड़ देंगे हम, और एटम टूट के बन जाता है आयंस, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर असल में एटम साबुत ना मिलके आपको
आयंस मिलते हैं जो बहुत तेजी से वाइब्रेट करते हैं। तेज वाइब्रेशन का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? टेम्परेचर। इसलिए इस इलाके में चूंकि इतनी तेज आयंस वाइब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जितना तेज कोई आयन वाइब्रेट करेगा, उसको थर्मामीटर लगा के मेजर करोगे, उसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पर बहुत हाई एनर्जी से आयंस, एटम तो बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हाई एनर्जी वेव्स ने उसे तोड़ दिया। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या कह लूँ आयंस हमें मिलेंगे एट वेरी हाई टेम्परेचर्स। 100-200 डिग्री सेल्सियस पर भी आपको यहाँ पर आयंस मिल सकते हैं। तो ये बात हुई किसकी? ये बात हुई हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की। हमें स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर का तो आगे बहुत काम नहीं आएगा। स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर का बहुत काम नहीं आएगा। हमें काम आएगा ट्रोपोस्फियर, क्योंकि जो प्रमुख क्लाइमेटिक फिनोमेना है, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, बादल, बरसात, ये सब इसी लेयर से संबंधित है, ट्रोपोस्फियर। तो आगे जो हम प्रमुखता से बात करेंगे उसे वो हमारी लेयर ट्रोपोस्फियर तक ही सीमित रहेगा डिस्कशन। ये बस फॉर कंप्लीटिंग द डिस्कशन आई डिस्कस्ड। एक और छोटी सी बात, जो मैंने यहाँ पर ये कांस्टेंट टेम्परेचर्स बनाए हैं, एक ऐसा वक्त आता है ऊपर जाते वक्त कि यहाँ पर तो टेम्परेचर कम हुआ और ऊपर गए टेम्परेचर कम 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 कम। एक ऐसा 1-2 किलोमीटर का एरिया आएगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इस इलाके को ऐसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे बनाया है। इसे हम कहेंगे ट्रोपोपॉज, इसे हम कहेंगे स्ट्रैटोपॉज और इसे हम कहेंगे मेसोपॉज। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर इंडियन ज्योग्राफी मॉनसून डिस्कशन। बस इतना समझ लीजिएगा कि जब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी तो ट्रोपोपॉज एक बड़ी बाधा देगा। कैसे? इसे हम आगे देखेंगे जब हम हेडले, फेरल और पोलर सेल्स पर कुछ बात करेंगे। खैर, यहाँ पर हमारा डिस्कशन ख़त्म होता है पहले हिस्से का। पहला हिस्सा दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अगले हिस्से में हम बात करते हैं प्लैनेटरी इवेंट्स पर। ठीक है, प्लैनेटरी इवेंट शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।